नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जगह की बात करेंगे, असम की सोनबिल झील। हाँ नमस्कार। ये श्रीभूमि जिले में है और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मौसमी मीठे पानी की आर्द्रभूमि मतलब वेटलैंड है। बिल्कुल। हमारे पास सोनबिल जीवन, पारिस्थितिकी और विकास नाम के एक अध्ययन के कुछ अंश हैं और आज हम इसी के जरिए इस अनोखी जगह को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ मतलब यहाँ की इकोलॉजी कैसी है, लोगों की जिंदगी कैसे चलती है, क्या नया डेवलपमेंट हो रहा है। और क्या चुनौतियां हैं। सही। सबसे दिलचस्प बात तो ये है, जैसा आपने कहा, कि ये मौसमी है। मानसून में एक विशाल झील। हाँ। और सर्दियों में चावल के खेत। सोचिए जरा। ये बदलाव ही कमाल का है और इस पर करीब 45,000 से 50,000 परिवार निर्भर हैं। इतने सारे लोग। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके आकार और बदलाव के बारे में थोड़ा और बताइए। हाँ, तो ये झील करीब 12.5 किलोमीटर लंबी और लगभग 4 किलोमीटर चौड़ी है। काफी बड़ी है। जी। हाँ। और मार्च से सर्दियों तक जब इसमें पानी भरा होता है तो ये करीब 3,000 हेक्टेयर तक फैल जाती है। 3,000 हेक्टेयर? हाँ, लेकिन दिसंबर आते आते पानी सिमट जाता है, सिर्फ कोई 500 हेक्टेयर बचता है और बाकी जमीन पर खेती होती है। अच्छा, तो मतलब सर्दियों में खेती लायक जमीन निकल आती है। बिल्कुल, ये चक्र हर साल चलता है। तो जाहिर है इतने बड़े और बदलते हुए जल क्षेत्र का अपना एक खास पारिस्थितिकी तंत्र होगा। हाँ बिल्कुल, जैव विविधता तो यहाँ कमाल की है। करीब 70 तरह की मछलियाँ मिलती हैं। 70? और पक्षियों की 150 से भी ज्यादा प्रजातियां, जिसमें स्थानीय और प्रवासी दोनों तरह के पक्षी शामिल हैं, जैसे लेसर व्हिस्लिंग टील, पर्पल हेरन, कई सारे। वाह। और पेड़ पौधे? पानी में खास तरह के पौधे हैं, जैसे बैरिंगटेनिया एक्यूटेनियोला, किनारों पर रीठ के जंगल हैं, कहीं-कहीं सदाबहार पैच भी दिखते हैं। ये सब मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। और इसी इकोसिस्टम पर हजारों परिवारों की जिंदगी टिकी है। आपने बताया करीब 35 से 50,000 परिवार। हाँ, कैबर्ता समुदाय। हाँ, कैबर्ता या कायबर्ता समुदाय मुख्य रूप से मछली पकड़ने पर निर्भर है। यही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। और मछली पकड़ने के अलावा करीब 300 परिवार नाव चलाने या बनाने के काम से जुड़े हैं। हाँ। फिर जाल बनाना, मछली सुखाना, उसे प्रोसेस करना, ये सब भी काम है। और हाँ, सर्दियों में चावल की खेती, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो इसे दक्षिणी असम का चावल का कटोरा भी कहते हैं। अच्छा, चावल का कटोरा तो मतलब स्थानीय खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन एक चिंता की बात मैंने पढ़ी, मछुआरों की आमदनी वो गिरी है काफी। पहले शायद 500 रुपए रोज कमा लेते थे, अब 100-150 रुपए। हाँ, ये गंभीर समस्या बन गई है। पहले 500 रुपए या उससे भी ज्यादा कमा लेते थे कुछ लोग, लेकिन अब औसतन 100-150 तक ही रह गया है। इतना कम? इसकी वजह क्या है? सिर्फ ज्यादा मछली पकड़ना या कुछ और भी? मिलती है, उससे बहुत सारी गाद मतलब सिल्ट झील में जमा हो रही है। अच्छा, गाद जमा होने से क्या होता है? उससे झील की गहराई कम हो रही है, पानी का बहाव रुकता है और मछलियों के रहने की जगह, उनके प्रजनन पर असर पड़ता है। तो सीधे सीधे मछलियों की संख्या कम हो रही है, जिसका असर मछुआरों की कमाई पर पड़ रहा है। बिल्कुल। तो क्या प्रशासन कुछ कदम उठा रहा है? इसे राष्ट्रीय आर्द्रभूमि का दर्जा भी तो मिला हुआ है शायद 2008 तक। हाँ, इसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। और 2022 में करीमगंज के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, उन्होंने करीब 60 करोड़ का एक प्रस्ताव भी रखा था। 60 करोड़ का? हाँ। किस लिए? इसमें पर्यटन, मछली पालन, वानिकी, कृषि, इन सबको विकसित करने की बात थी। और कुछ बड़ी परियोजनाएं भी सुनने में आई हैं, जैसे कोई सोलर प्लांट। हाँ, एक बड़ा तैरता हुआ मतलब फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने का विचार है, करीब 70 से 90 मेगावाट का। 70-90 मेगावाट, ये तो काफी बड़ा है। जी। इसके अलावा टूरिस्ट गेस्ट हाउस, इको फ्रेंडली बोटिंग, होम स्टे जैसी योजनाएं भी सोची जा रही हैं। जागरूकता के लिए सोनबिल उत्सव जैसा एक इको कल्चरल फेस्टिवल भी होता है। असम यूनिवर्सिटी ने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किए हैं। ये विकास की पहल सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये जमीनी हकीकत और चुनौतियों से मेल खाती हैं? जैसे आपने गाद की समस्या बताई। यही सबसे बड़ा सवाल है। विकास जरूरी है, पर चुनौतियां भी गंभीर हैं। जैसे आपने कहा, गाद की समस्या ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सिंगला नदी जहां से आती है, वहां पेड़ों की कटाई हुई है। वनों की कटाई से मिट्टी बहकर आ रही है। हाँ, और वो सीधी झील में जमा हो रही है। इससे झील का आकार भी सिकुड़ रहा है और पानी का नेचुरल फ्लो भी बिगड़ रहा है। और कुछ गैर कानूनी गतिविधियां भी,
जैसे कोई खास तरह का जाल इस्तेमाल करना। हाँ, वो महाजाल कहलाता है। उसके छेद बहुत छोटे होते हैं तो वो छोटी बड़ी सब मछलियों को पकड़ लेता है। इससे मछलियों की अगली पीढ़ी ही खत्म हो जाती है। ये प्रतिबंधित है पर इस्तेमाल होता है। ये तो बहुत नुकसानदेह है। बिल्कुल। इसके अलावा ऑर्किड जैसे दुर्लभ पौधे काट लिए जाते हैं और कुछ लोग झील की जमीन पर खेती के लिए कब्जा करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ी और चौंकाने वाली चुनौती जिसका जिक्र अध्ययन में है वो है स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। हाँ, ये वाकई बहुत चिंता की बात है। लोग 2016 से एक मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे हैं। इतने साल हो गए। जी, और बताया गया है कि जमीन भी आवंटित हो गई थी, वादे भी हुए, लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। और सबसे नजदीकी ढंग का अस्पताल 70 किलोमीटर दूर सिलचर में है। हाँ, सोचिए इमरजेंसी में क्या होता होगा। और कनेक्टिविटी की भी अपनी दिक्कतें हैं। कनेक्टिविटी मतलब? भारी बारिश के मौसम में अक्सर भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड होते हैं। इससे सड़कें बंद हो जाती हैं, कभी-कभी रेल संपर्क भी टूट जाता है, तो लोगों का आना जाना और मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिला के देखें, सोनबिल एक तरफ तो इतनी महत्वपूर्ण है पर्यावरण के लिहाज से भी और हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी। हाँ, एक अनमोल धरोहर है। लेकिन दूसरी तरफ ये विकास और चुनौतियों के एक अजीब से मोड़ पर खड़ी है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे सोलर प्लांट की बात हो रही है। और दूसरी तरफ स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें सालों से पूरी नहीं हो पा रही हैं। सही कहा। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है? स्थायी विकास की बात तो होती है, पर कैसे? देखिए, संभावनाएं तो बहुत है, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब असल मुद्दों पर ध्यान दिया जाए। जैसे मछली पकड़ने के सस्टेनेबल तरीके लागू करना, मतलब ऐसे तरीके जिनसे मछलियां खत्म ना हो। झील के इकोसिस्टम को बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए शायद दोबारा पेड़ लगाने होंगे, गाद को मैनेज करने के तरीके ढूंढने होंगे, कनेक्टिविटी बेहतर करनी होगी और सबसे जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं। हाँ, स्वास्थ्य सुविधाएं, खासकर वो मेडिकल कॉलेज जिसकी मांग इतने सालों से हो रही है, उसे जल्द से जल्द बनाना होगा। बिल्कुल। और यहीं पर एक अहम सवाल उठता है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। क्या बड़े पैमाने की विकास परियोजनाएं जैसे वो फ्लोटिंग सोलर प्लांट किसी समुदाय को असल में फायदा पहुंचा सकती हैं अगर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें ही सालों तक नजरअंदाज होती रहें? ये सोचने वाली बात है।